नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम अभी कुछ दिन पहले ही कंडक्ट हुए हैं, आपको उसके बारे में आइडिया होगा। पहले हमने इससे पहले जो मैथ्स का पेपर है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि क्या इंपॉर्टेंट जो आप आंसर्स उससे सीट से मिला सकते हो, जो आंसर्स मैंने बताए थे। इन केस अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप उसके बारे में पूछ सकते हो। आज हम जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये पेपर डिस्कस करने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि आप, पहले बात तो ये है कि आप अपने आंसर्स को मिला सकते हो। ज़्यादातर मैंने क्रॉस चेक करके ही क्वेश्चन बताए हैं कि कहीं पे कोई गड़बड़ी ना होने पाए, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा हो सकता है कि मैंने कुछ गलत बता दिया हो, ओके, बाय मिस्टेक अगर कुछ गलत हो गया हो तो आप उसको सही कर सकते हो। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे गलत लग रही है या गलत है, तो मैं इसको सही कर दूंगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, चूंकि आपने देखा होगा जिन लोगों का सेकेंड सेमेस्टर में बैक है तो उनका भी फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होगा, जब भी होगा जल्दी ही होगा, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लस इंग्लिश चूंकि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो आती ही आती है, आगे आप अभी टेट का फॉर्म भरोगे, सीटेट का फॉर्म तो भर ही चुके होंगे, बहुत लोग सीटेट का फॉर्म भर चुके होंगे। उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। एटलीस्ट इस तरह के क्वेश्चन अगर आगे आपको मिले कहीं पे तो आप उनको आसानी से कर सको, यही इसके पीछे मोटिव है। क्योंकि इंग्लिश के पेपर में हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके यहाँ आए हुए हैं पेपर में और क्या उसका सटीक उत्तर हो सकता है। ओके, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज एम्फसाइजेस ऑन। जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है, आपने कई सारी अप्रोच पढ़ी होंगी जो फोर्थ सेमेस्टर के जो टॉपिक्स में हैं। कम्युनिकेटिव अप्रोच का मतलब होता है कि अपनी बात को सीधे तरीके से किसी तक पहुंचाना, दूसरे की कही गई बात को सुनना, उसको ग्रहण करना, ओके, या उसी को हम कहते हैं ग्रास्प करना या एसिमिलेट करना, ये हो जाता है। और हो जाता है इंटरैक्शन। एक सबसे जो आप यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में जो दिया हुआ है, जो भी आपके ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, एक तो हो जाता है रीडिंग, रीडिंग इसका उत्तर नहीं होगा। राइटिंग है, ये भी नहीं होगा। रिपीटिशन, दोबारा से उसको रिपीट करना, ये भी नहीं है। लेकिन इंटरैक्शन इसका एक सही उत्तर है। इंटरैक्शन का मतलब होता है आपस में वार्तालाप करना। जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, दो या तीन लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो उसको हम इंटरैक्शन बोलेंगे। तो वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन हुआ, संवाद हो गया, डायलॉग हो गया दो लोगों के बीच में। तो यहाँ पे इंटरैक्शन आपका सही उत्तर होगा। सिलेबल इज सराउंडेड बाई, ये तो सेंटेंस ही इसी तरह से आता है, ये कई सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से भी। सिलेबल इज सराउंडेड बाई वोवेल्स, जो आपके स्वर हैं, स्वर कितने हैं? 5 स्वर हैं आपके, ए, ई, आई, ओ और यू। इन्हीं 5 से जो सिलेबल है वो सराउंड रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको वर्ड से, कॉन्सोनेंट है, आर्टिकल से आपका नहीं उत्तर है, वोवेल आपका सही उत्तर होगा। What is the general order of language learning? किसी भी भाषा को सीखने का जो जनरल ऑर्डर है वो आपका है, आप याद रखिए, ये आपका टेट और सीटेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप याद रखिए LSRW, ये सीरीज आप याद रखिए। LSRW का यहाँ पे मतलब क्या है? लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। मतलब सबसे पहले सीखना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, और सबसे लास्ट में होता है राइटिंग। देखो, राइटिंग की जो प्रोसेस है वो सबसे बाद में होती है। राइटिंग की प्रोसेस सबसे बाद में होगी और सबसे पहले जो होगा वो होगा आपका लर्निंग, मतलब सीखना। सबसे पहले आप सीखते हो, बाकी लिखना बोलना तो बाद में होता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आप मिला लीजिए, यहाँ पे तो सबसे पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यही आपका सही उत्तर होगा। ओके, जनरल ऑर्डर जो सीखने का है वो आप LSRW याद रखिए, आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट कह रहा है कि नाउन फॉर्म ऑफ नो। नो देखिए एक वर्ब है, ओके, तो इसका नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा? नोन तो वर्ब हो जाएगी, नॉलेजेबल जो है आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, न्यू जो है ये भी आपकी सेकंड वर्ब हो जाएगी, थर्ड वर्ब हो जाएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन नॉलेज जो है, नॉलेज जो है, इसको हम इंग्लिश में, हिंदी में जिसको हम ज्ञान कहते हैं, तो ये आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ओके, सो नॉलेज का जो नाउन होगा वो नो का जो नाउन होगा वो आपका नॉलेज होगा। फिफ्थ कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहाँ पे एक डैश वर्ड्स दैट ही स्पोक वर सिंसियर। सो इसके लिए जो सटीक है, इसके लिए आपका दाफी होगा।
ओके। और द फ्यू का यूज है, द फ्यू का यूज मतलब ऐसे होता है कि एडजेक्टिव के फॉर्म में होता है, जैसे द फ्यू वर्ड्स दैट ही स्पोक वर सिंसियर। द फ्यू का मतलब होता है जो कुछ थोड़े लेकिन सही, ओके। इसका मतलब होता है द फ्यू का जो कुछ थोड़े, या आप लिख लीजिए या आप याद कर लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आएंगे, जो कुछ लेकिन सब, ठीक। तो इसका मतलब ये निकला द फ्यू मतलब जो कुछ लेकिन थोड़े वर्ड्स जो उसने बोले वो सिंसियर थे, ओके। सो यहाँ पे द फ्यू जो होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ओके। तो इससे आप आंसर मिला सकते हैं। देखिए इसका कोड मैं बता दूं, आप इसी कोड से देखिएगा, पहले में चौथा सही हो जाएगा, दूसरे में पहला सही होगा, तीसरे में आपका पहला सही हो जाएगा, चौथे में फिर चौथा और पांचवें में तीसरा। ये कोड है इसका सही, इससे आप मिला लीजिए, यही कोडिंग आपकी होनी चाहिए तभी आपके सही उत्तर होंगे, ओके। आगे देखते हैं। आगे आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, इसमें बहुत ज्यादा करना नहीं था। देखिए पहला इसमें कह रहा है ही विल बी थैंकफुल, वो धन्यवाद देगा, ही विल बी थैंकफुल टू यू, यहाँ पे टू हो जाएगा, इसमें आपको यहाँ पे टू भरना है, यहाँ पे करेक्ट, यहाँ पे क्या भरना है, प्रीपोजिशन। तो थैंकफुल के बाद इसमें कई सारे ऐसे प्रीपोजिशन हैं, मैं पढ़ाऊंगा आपको, इसके बाद जब हो जाएगा ये वीडियो तो उसके बाद हम आपको इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। तो इसमें कई सारे प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो पर्टिकुलर वर्ड के बाद ही इस्तेमाल होते हैं, मीन्स पर्टिकुलर वर्ड के बाद हम उसी शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही डाइड ऑफ कॉलरा, जैसे हम लिखते हैं ही डाइड ऑफ कॉलरा, ओके। ही प्रेफर्स मिल्क टू टी हो जाएगा। इसी तरह ही विल बी थैंकफुल, थैंकफुल के बाद टू लगेगा, ओके। ये श्योर है, ये चेंज नहीं होगा। कुछ नियम है ऐसे, कुछ वर्ड्स हैं जिसके बाद में बिल्कुल फिक्स है कि यही प्रीपोजिशन यूज होगा, सो ये आपको तो याद करनी ही पड़ेंगे, प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 7th नंबर, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको आपको सही करना है। मोहिनी वॉज द इल्डेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स। देखिए आपने देखा होगा जो एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, ओके, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री और दूसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। सो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, देखिए कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है किन्हीं दो लोगों के बीच में डिफरेंस करना या किसी दो लोगों के बीच में कंपेयर करना। कंपैरेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब तुलना करना, तो तुलना दो लोगों के बीच में की जाती है, ओके। और सुपरलेटिव का अगर मतलब है, सुपरलेटिव में दो या दो से ज्यादा लोग होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है मोहिनी वॉज द इल्डेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स। इल्डेस्ट नहीं होगा, इल्डेस्ट तो होता है अगर दो या मतलब तीन या तीन से ज्यादा होते। अगर दो लोग हैं तो हम उनमें दो लोगों के बीच में कंपेयर करें तो वहां पे हम इल्डर लगाएंगे, मीन्स सुपरलेटिव डिग्री न लगा के हम यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, ओके। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है, अगर आपने रूल पढ़ा हो कि कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा दैन का प्रयोग होता है, वो बात सही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगेगी। लेकिन कुछ केसेस में, जैसे इस तरह से अगर सेंटेंस होता है मोहिनी वॉज द इल्डेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स, अगर ऑफ यहाँ पे लगा हुआ है, ऑफ अगर इस तरह से लगा हुआ है तो वहां पे हम दैन का प्रयोग नहीं करते हैं, ओके। सो ये आपको ध्यान रखना है। सो मोहिनी वॉज द इल्डर ऑफ द टू सिस्टर्स, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि राइट द टू लिमिटेशंस ऑफ ड्रिल अप्रोच और ड्रिल मेथड। तो दो अप्रोचेस आपको दो लिमिटेशंस मतलब उसकी दो अवगुण लिखने, मतलब दो उसके लिमिटेशंस हैं कि कहाँ पे हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। सो देखिए दो लिमिटेशंस इसकी ये दी हुई हैं कि इसमें जो टीचिंग है दैट इज नॉट इफेक्टिव व्हेन टीचिंग मोर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बट इज इफेक्टिव ऑन द बेसिक नॉलेज। मीन्स अगर आप किसी को मूर्त विषय या कोई अब्स्ट्रैक्ट थिंग पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए ये जो मेथड है वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। जैसे लिखा है मेथड इज नॉट इफेक्टिव व्हेन टीचिंग मोर अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। अगर कोई मूर्त विषय आप पढ़ा रहे हो, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है मूर्त विषय, ओके। अगर आप किसी को मूर्त कॉन्सेप्ट कोई पढ़ा रहे हो, मूर्त अमूर्त आपने दो पढ़े होंगे, सो मूर्त कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ा रहे हो तो वहां पे आपका ये मेथड बहुत अच्छा नहीं रहता है। दैट मीन्स दिस मेथड कैन नॉट बी वेरी इफेक्टिव व्हेन टीचिंग इंटरमीडिएट और अपर इंटरमीडिएट लेवल।
अगर आप इंटरमीडिएट या अपर इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ा रहे हो तो वहाँ पे ये मेथड जो है इतना इफेक्टिव नहीं रह सकता है, बट इट्स रादर मच इफेक्टिव और टू एलिमेंट्री क्लासेस, जो छोटी क्लासेस होती हैं, प्रारंभिक क्लासेस होती हैं, वहाँ पे ये मेथड ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। और सेकेंड इसकी लिमिटेशन ये है that memorizing the learning is not all about memorizing but rather knowing. Okay, so for the memorizing does not give a deeper understanding or meaning to the words or the sentences. So अगर आप ज़्यादातर याद करोगे, अगर मेमोराइज करोगे आप चीज़ों को, तो वो आपके लिए स्टेबल नहीं रहेगा, बहुत परमानेंट नहीं हो जाएगा, टेम्परेरी होगा जो आप याद करोगे। सो ये ड्रिल अप्रोच मेथड की दो लिमिटेशंस हो गई। ओके, यही यहाँ पे दो लिमिटेशंस ही आपसे पूछ रहा था इस क्वेश्चन में। देखिए 9th कह रहा है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। आपको कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है इसको, तो आप इसको कई तरह से बना सकते हो। एक तो अदरवाइज से बना सकते हो, मेक हेस्ट अदरवाइज वी विल मिस द ट्रेन, एक तो आप ऐसे बना सकते हो, या मेक हेस्ट और वी शैल मिस द ट्रेन। आप अदरवाइज से भी जोड़ सकते हो और से भी जोड़ सकते हो, मेक हेस्ट और वी शुड मिस द ट्रेन। नेक्स्ट कह रहा है आई सा द फॉलोइंग चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो है वो हम कौन से कंजंक्शंस लगा के ऐड करते हैं। देखिए आपका दैट हो गया, ओके, दैट हो गया, दो हो गया, ऑल्दो हो गया। ये आप याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको टेट में भी मिलेंगे। ओके, दो हो गया, ऑल्दो हो गया, दैट हो गया, इस तरह के कंजंक्शंस लगा के हम इनको ऐड करते हैं। और भी हैं इसमें, ऐसा नहीं, व्हेन है, जैसे व्हेन कंजंक्शन भी कभी कभी लगता है। ओके, सो यहाँ पे आपको ऐड करना है आई सा। अब आप यहाँ पे अर्थ निकाल के देखिए सेंटेंसेस को ऐड करने के बाद, जैसे पहले सेंटेंस को ऐड करने से पहले जैसे जो सेंटेंस दिया हुआ है, आप पहले इसको पढ़िए। आई सॉ अ वुंडेड डॉग, मैंने एक घायल कुत्ता देखा। अब आप जो भी सेंटेंस फॉर्म करोगे, मीन्स इसको कॉम्प्लेक्स में बनाने के बाद जो सेंटेंस आएगा उसका भी अर्थ ऐसा ही निकलना चाहिए। ओके, सो देखिए यहाँ पे इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं, आई सॉ अ डॉग दैट वाज वुंडेड। अब इसका अर्थ हो जाएगा आई सॉ अ वुंडेड डॉग, मैंने एक घायल कुत्ता देखा। और अगर हम कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे तो इसको हम कॉम्प्लेक्स में ऐसे बना सकते हैं, आई सॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा जो घायल था। तो देखिए दोनों का मतलब एक ही है। ओके, सो इस तरह से आप इसको जोड़ेंगे। आप जोड़ने के बाद उसका मतलब निकाल के देखिए, अगर कोई मतलब चेंज नहीं हो रहा है तो आपका सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए क्या होता है, देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए शैल या विल प्लस बी लगाते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस को बनाने का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो देखिए आई के बाद शैल लग जाएगा आपका, और चूंकि नॉट लगा हुआ है, आई डोंट लर्न माई लेसन। तो इसको आप कैसे बनाओगे, आई शैल नॉट, डू नॉट की जगह पे शैल नॉट हो जाएगा, आई शैल नॉट बी लर्निंग माई लेसन, मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा होऊंगा। ये आपका सही उत्तर होगा इसका। फिर है आपका राइट अ लेटर टू योर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू वर्क हार्ड एट हिज स्टडीज टू गेट फर्स्ट क्लास, टू गेट अ फर्स्ट क्लास। ओके, सो ये आप कर सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। राइट अ पैराग्राफ ऑन ऑनलाइन टीचिंग अ चैलेंज फॉर द टीचर्स। यह पैराग्राफ आपको लिखना था, आप लगभग 40-50 वर्ड्स में लिख सकते हो। यहाँ पे लिमिट नहीं दे रखी है, लेकिन इससे पहले आपको, अगर आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ा हो, आप इंस्ट्रक्शन को जनरली पढ़ा करिए। देखिए क्वेश्चन के शुरुआत में ही इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ था, आपने स्ट्रक्चर, अगर इस इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि जो लघुत्तरीय क्वेश्चन है उनको आप 50 शब्दों में लिखिए। ओके, सो 50 शब्द की लिमिट दे रखी होती है, जो 50 वर्ड्स में आप अपने सेंटेंस को, अपने आंसर को ऐसा करिए कि 50 शब्दों में के अंदर, मतलब 50 से 60 हो जाए, 70 हो जाए, लेकिन 100 न होने पाए, या ये भी न हो कि आपने 30 वर्ड में ही लिख दिया। सो पैराग्राफ लिखना आपको ऑनलाइन टीचिंग है चैलेंज फॉर टीचर्स। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जो पुराने टीचर्स हैं, जो कई सालों से टीचिंग कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर टीचिंग अभी तक ऑफलाइन मीडियम में ही हो रही थी, लेकिन ये कोविड टाइम में जो टीचिंग हुई है वो ऑनलाइन बेस पे हुई है। सो जो पुराने टीचर्स हैं
उनको इसमें दिक्कत क्या हो सकती है, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। तो उसमें क्या चैलेंज हो सकता है, जैसे जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कंप्यूटर हुआ, मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, उन सब चीज़ों से वो टेक फ्रेंडली नहीं है। ओके, इतना ज़्यादा वो फेमिलियर नहीं उन चीज़ों से, तो हो सकता है उनका माइंड जो है वो पढ़ाने की बजाय उन चीज़ों को सही करने में लग जाए, तो उससे वो उसका एक चैलेंज हो सकता है। ओके, और अगर हम ऐसे मेथड से पढ़ाएंगे ऑनलाइन टीचिंग से, तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा उनको चीज़ों को समझने में, कंठस्थ करने में, अपनी बात तो सही ढंग से पहुंचाने में। सो मीडियम अगर चेंज होगा टीचिंग का, तो उससे भी थोड़े चैलेंजेस आते हैं। तो इसी पॉइंट्स को बनाते हुए आपको एक पैराग्राफ लिखना था। ओके, आई होप आपने किया होगा। नेक्स्ट कह रहा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस में बनाना है। देखिए पहला दिया हुआ है आई एम राइटिंग अ लेटर। तो देखिए पैसिव वॉइस में क्या होता है, यहां पे देखिए पैसिव वॉइस में जो, एक सेकेंड, पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये आपको पता होगा। सो आई एम राइटिंग अ लेटर, इसको अगर हम करेंगे, और चूंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, तो इसको हम जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। अ लेटर इज बीइंग, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है, या आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। देखिए दोनों का सेंस जो है, दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है, तो आपका सही उत्तर ये हो जाएगा। सेकंड कह रहा है हु ब्रेक्स द रूल, मतलब नियमों को कौन तोड़ता है। ओके, तो इसको अगर हम सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनाएंगे, तो देखिए हु जब लगा होता है, तो हु को जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो उसकी जगह पे हम लगाते हैं बाय हुम। ओके, सो बाय हुम आपका पहले लग जाएगा, बाय हुम द रूल्स आर, द रूल इज बीइंग ब्रोकन। अब यहाँ पे चूंकि देखिए हु ब्रेक्स द रूल्स लगा हुआ है, ओके, यहाँ पे प्लूरल है आपका, सिंगुलर वन मतलब सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है आपका, कौन नियमों को तोड़ता है। तो यहाँ पे इज की जगह आपका आर हो जाएगा, बाय हुम्स द रूल, बाय हुम्स आर द रूल्स ब्रोकन। ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपका मस्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको ऐड करोगे। नेक्स्ट कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजंक्शन। एक कंजंक्शन से आपको यहां पे भरना है। देखिए डॉट द वॉज पुअर, ही वॉज पुअर, ही वॉज ऑनेस्ट। ओके, अब यहाँ पे चूंकि देखिए कॉमा लगा हुआ है, और कॉमा से आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो कि ऑल्दो या दो ही लगेगा। ओके, सो ऑल्दो ही वॉज पुअर, यद्यपि वह गरीब था, लेकिन यहाँ पे लेकिन का सेंस आता है, लेकिन के लिए हम बट नहीं यूज करते हैं, कॉमा यूज करते हैं। ही वॉज ऑनेस्ट, यद्यपि वह गरीब था लेकिन वह ईमानदार था। ओके, ऐसे जुड़ेगा। आई डाउट ही विल पास, मुझे संदेह है कि वो पास होगा। ओके, सो यहाँ पे दैट लग जाएगा, यहाँ पे ऑल्दो लगेगा पहले वाले में, और सेकंड वाले में दैट लग जाएगा। 16 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इनटू इनडायरेक्ट स्पीचेस में आप जो चेंज करना है, द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास। ओके, अब टीचर सेड टू मी, टीचर सेड टू मी को काहे में हम बदलेंगे, सिट इन योर क्लास का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर दिया है, जो कि बड़े व्यक्ति ने छोटे व्यक्ति को ऑर्डर देगा वो। तो द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन, टू सिट इन। अब यहाँ पे जब कॉमा हम इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो वहां पे टू लगाएंगे। ओके, टू सिट इन। अब देखिए योर यहाँ पे है, तो योर को, योर चूंकि आपका सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन आप देखिए 1 2 3 बटा SON अगर आपने याद किया हो, ये आपने याद जरूर किया होगा। सो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। सो देखिए यू यहाँ पे योर दिया हुआ है, तो आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी दिया हुआ है, तो द टीचर ऑर्डर्ड मी। अब चूंकि ये उसका मतलब डिफरेंट वाला फॉर्म है, एक तो होगा नाउन वाला, ये उसका प्रोनाउन वाला फॉर्म है। सो द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन माई क्लास, योर की जगह माई हो जाएगा, बस यही आपको करना था। बी वाले में कह रहा है सी सेड टू सीता काइंडली हेल्प मी। अब चूंकि काइंडली यहाँ पे लगा हुआ है, तो काइंडली के लिए क्या हम यूज करेंगे, रिक्वेस्टेड। जब हम किसी को काइंडली के साथ में सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब काइंडली लगा हुआ, तो हम यहाँ पे हमेशा रिक्वेस्ट को यूज करेंगे। सो सी रिक्वेस्टेड सीता टू हेल्प, और यहाँ पे मी लगा हुआ है, मी कौन सा होगा, फर्स्ट पर्सन किससे बदलता है,
सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट यहाँ पे सी है तो सी का हर हो जाएगा। सो सी रिक्वेस्टेड सीता टू हेल्प हर। ओके, नेक्स्ट कह रहा है 17 नंबर, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टोरी टेलिंग इन द क्लासरूम। ये आपने कर लिया होगा, इसमें बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है। स्टोरी टेलिंग में जो ऑब्जेक्टिव है क्लासरूम में, जब हम कोई स्टोरी बता रहे होते हैं, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टोरी टेलिंग इन द क्लासरूम। तो स्टोरी टेलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चे उस चीज़ को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। जो चीज़ आप उनको ऐसे पढ़ा रहे होते हो लिख के, हो सकता है वो उतनी जल्दी ना समझें। और सबसे ज़्यादा इसका ऑब्जेक्टिव है कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है, अगर वो ब्लाइंड कैटेगरी में है, तो वो चीज़ों को सुन के अच्छे से याद कर सकता है। तो इस तरह से आप इसको लिखना था। हाउ पिक्चर डिस्क्रिप्शन कैन बी यूजफुल इन रीडिंग एंड राइटिंग। पिक्चर डिस्क्रिप्शन में रीडिंग एंड राइटिंग का मतलब क्या है कि पिक्चर डिस्क्रिप्शन जब आप करते हो तो बच्चे उस पिक्चर का जो टेक्सचर है, उसमें जो मैसेज हिडन रहता है उसको अच्छे से समझ लेते हैं। वो तरह तरह के वर्ड्स उसमें जब आप बताते हो, तरह तरह के कैसे किसी पिक्चर को देख के वो कैसे उसको सीखते हैं, कैसे उसके एक्सट्रैक्ट करते हैं कि उसमें क्या मेजर पॉइंट हो सकते हैं, उस पिक्चर में क्या दिखाया गया है, उसके बारे में बच्चे सीखते हैं। फिर उसको लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं उसके बारे में। ओके, और वो लिखने की जो आर्ट है, पढ़ने की आर्ट, पहली बात तो पिक्चर को देख करके समझने की कि हाँ उसमें क्या चीज़ शो करी गई है, कैसे उसको हम समझ सकते हैं, वो आर्ट सीखते हैं। और लिखने को, क्योंकि अब आप जब पिक्चर आपको दी जाएगी तो आप उसके बारे में कुछ लिखोगे भी, उसको जो समरी है, उसका जो कंक्लूजन है वो आप लिखोगे। सो ऐसे ही पिक्चर्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो इंपॉर्टेंट उसमें पॉइंट्स आपको देख सकते हो पिक्चर्स में कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट उसमें है, उसके बारे में आप लिख सकते हो। तो ऐसे ही जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो पिक्चर डिस्क्रिप्शन कैन बी यूजफुल इन रीडिंग एंड राइटिंग, इसके बारे में ही आपको लिखना था। ओके, सो ये क्वेश्चन पेपर हुआ आपका 4th सेमेस्टर का जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो या कोई दिक्कत हो कि हाँ यहाँ पे ये होना चाहिए, कोई क्वेरी हो, अगर आप कोई कमेंट करना चाहो कि इस जगह पे ये होना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसको सही कर दूंगा। ओके, थैंक यू।